This is basically March 2023 which we started in the last class. और बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस हमारा किस चीज का चल रहा है? बिजनेस हमारा जो है वो फार्म है, फ्रूट फार्म। वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वी सेल पैकेज फ्रूट टू इंडस्ट्रियल मार्केट। कोई एग्जांपल दे सकते हैं तुम लोगों में से कि हम किस तरह के कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचते होंगे? मतलब पैकेज्ड फ्रूट है, एप्पल्स हम सेल करते हैं, बनानास हम सेल करते हैं और स्ट्रॉबेरीज हम सेल करते हैं पैकेज करके टू द इंडस्ट्रियल मार्केट। तो एग्जाम्पल दो, कौन किस तरह के कस्टमर्स को हम अपना प्रोडक्ट बेचते होंगे? व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कस्टमर्स वुड बी बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम अस? एग्जाम्पल्स? बेकरीज माइट बी बाइंग इट, फाइनल कंज्यूमर नहीं, फाइनल कंज्यूमर नहीं खरीद रहा। शॉपकीपर्स, सुपरमार्केट्स, गुड, रेस्टोरेंट्स प्रॉबली, हम उनको अपना फ्रूट सेल करते हैं। और currently we are having 80 fruit pickers, currently we are having a very labor intensive uh, process, currently we are paying on piece rate। लेकिन एम्प्लॉयज जो हैं वो ज़्यादा हमारे मोटिवेटेड नहीं हैं, क्योंकि हम ज़्यादा उनको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं कराते, ज़्यादा उनको काम में नए टाइप ऑफ जॉब्स नहीं देते, और बहुत ज़्यादा हम ऑटोक्रेटिक हैं। And the employees suggested that they would want to introduce time-based system. They just wanted to replace the piece rate system. And the food industry has been criticized for lack of sustainability. उसका पार्ट ए पार्ट वन, ए पार्ट टू और बी पार्ट वन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके थे। नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट बी पार्ट टू। इफ वी अटेम्प्ट बी पार्ट टू, अच्छा क्या सीन क्या था? बी पार्ट वन जो हमने सॉल्व किया था उसमें an employee works for 8 hours and picks 5 boxes of apples, 2 boxes of bananas, and 4 trays of strawberries. Refer to table 1 and other information. Calculate the difference between employees' pay using piece rate and time-based payment. Basically, हम लोग अभी अपने एम्प्लॉयज को पीस रेट के हिसाब से पे करते हैं, और हमारे एम्प्लॉयज हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि यार ये आप पीस रेट का सीन खत्म करें और आप टाइम रेट सिस्टम लेकर आए। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट बी टू क्या कहता है? अब देखो बी पार्ट टू, पेपर टू के अंदर जो बी पार्ट टू है, देखो कितने मार्क का है? 3 मार्क ना। एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू एफ एफ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टाइम बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट क्या फायदा होगा? एक एडवांटेज बताना है मुझे कि अगर हम ये पीस रेट सिस्टम खत्म करते हैं और टाइम बेस्ड पेमेंट सिस्टम लेकर आते हैं तो क्या फायदा होगा? क्या कहते हो? क्या फायदा होगा बिजनेस को अगर हम टाइम रेट ले आते हैं, पीस रेट खत्म कर देते हैं तो? एफ एफ को क्या फायदा होगा कि वो पीस रेट खत्म करके टाइम रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं? इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? प्राइवेट नहीं भेजो, पब्लिक मैसेजेस भेजो, ज्यादा अच्छी बात है, डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा, द एम्प्लॉयज मे गेट मोटिवेटेड। यस, एम्प्लॉयज वुड गेट मोटिवेटेड, क्योंकि ये जो टाइम बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो एम्प्लॉयज ने ही हमें सजेस्ट किया है ना। तो अगर हम पीस रेट हटा के टाइम रेट लाते हैं तो दैट वुड मीन कि वी आर एक्चुअली लिसनिंग टू the opinions of our employees, and they would actually probably they'll be more motivated because it was a suggestion by them that the time rate system should be introduced. And this can actually reduce labor turnover rate. This might actually help them to regain the motivation that we have lost. कोई एक एडवांटेज बताना है। और देखो, जब बी पार्ट टू अटेम्प्ट कर रहे हो, ये बात केयरफुली सुनना, कि जब आप बी पार्ट टू अटेम्प्ट करते हो ना तो उसमें देखो, इसमें ना बिजनेस का नाम, एफ एफ का नाम जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जब भी हम बी पार्ट टू अटेम्प्ट करेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कनेक्ट बैक टू द केस। इट कैन नॉट बी जस्ट अ बुकिश आंसर। जो बी पार्ट टू है उसमें मुझे किसी ना किसी तरह एटलीस्ट एक दफा केस से कनेक्ट बैक करना होता है। मुझे किसी ना किसी तरह केस में से कोई बात करनी होती है कि इस सिचुएशन के अंदर टाइम रेट सिस्टम लाने का क्या फायदा होगा। ठीक है, आई कैन राइट अ वेरी जनरल आंसर, बट उससे मुझे 3 आउट ऑफ 3 नहीं मिल सकता।
बी पार्ट टू को हमें याद रखो, बी पार्ट टू को हमें किसी ना किसी तरह केस से, क्वेश्चन से कनेक्ट बैक करना होगा. ओके, इफ यू आर जस्ट राइटिंग अ जनरल आंसर, अ वेरी जेनेरिक आंसर, then I cannot get 3 out of 3. If I want to get full marks, if I want to score full marks, 3 out of 3, then I need to connect back to the with the situation that I'm talking about. And I believe कि देखो दो मेन पॉइंट्स हैं. एक तो ये कि टाइम रेट अगर हम सिस्टम लेकर आते हैं तो एम्प्लॉय बड़ा खुश हो जाएंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे कि यार चलो गुड सीन है, उनकी उनकी सुनी गई. और एक और ये होगा कि थोड़ा सा इजी होता है. टाइम रेट कंपैरेटिवली पीस रेट से थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि टाइम रेट में आपने सिर्फ जितने भी आवर्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई करके आ जाता है. पीस रेट में ये है कि देखो ना, एप्पल्स, बनानास, स्ट्रॉबेरीज, आपको उसका हिसाब रखना पड़ेगा, उसके अंदर पता करना पड़ेगा कि एप्पल्स कितने हुए, बनानास कितने हुए. अब 80 एम्प्लॉयज हैं, 80 एम्प्लॉयज का डिफरेंट आउटपुट होगा. तो अब हर बंदे का हिसाब रखना पीस रेट में बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इफ इट्स अ फार्म, क्योंकि एप्पल्स, बनानास और स्ट्रॉबेरीज तो वो चीज़ है जिसका पर यूनिट हिसाब लगाना, पर बॉक्स, पर ट्रे, इज एक्चुअली डिफिकल्ट. Time rate is relatively very easier to execute and implement as compared to piece rate. But any one point, proper point जो के सिचुएशन से कनेक्ट बैक में कर सकूं. ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो. मेन आप लिखते लिखते ये सोच रहे हो कि लिखते कैसे हैं. ठीक है, बी पार्ट टू. थोड़ी सी स्पीड तेज रखूंगा, कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछना. वी आर डूइंग मार्च 2023, क्वेश्चन नंबर 1, एफ एफ बी पार्ट टू. One of the benefits of introducing, राइटिंग स्पीड भी फास्ट रखेंगे, ठीक है. One of the benefits of introducing time rate system, one of the benefits of introducing time rate system is the motivation of employees. Is the motivation of employees. Employees भी सोचेंगे कि यार कितने अच्छे लोग हैं कि हमारी बातें सुनते हैं, कि हमने एक चीज सजेस्ट की तो उन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट की. तो एम्प्लॉय भी थोड़ा सा है ना रिस्पेक्टेड फील करेगा, इंपॉर्टेंट फील करेगा कि यार हमारे ओपिनियन सुने जा रहे हैं. So one of the benefits of introducing time rate system is the motivation of employees. This is because this is because the new system this is because the new system suggested was suggested by the employees themselves was suggested by the employees themselves, and if their if their opinions are considered, they will feel important, therefore improving improving the motivation, leading to improved productivity for the farm, leading to improved productivity for the farm. अच्छा देखें पार्ट सी. पार्ट सी क्या कहता है, अब चेक करें पार्ट सी. Analyze two non-financial motivators that FF could use to motivate its fruit pickers. Part C क्या कहता है? Analyze two non-financial motivators
that FF could use to motivate its fruit pickers. क्योंकि अभी हमारे पास 80 फ्रूट पिकर्स हैं और अभी तक clearly they are not much motivated because of a lot of reasons. And अब ये सवाल क्या पूछ रहा है? Analyze two non-financial motivators that FF could use to motivate its fruit pickers. और 8 मार्कर है, पेपर 2 स्टाइल क्वेश्चन है. तो 8 मार्कर का स्ट्रक्चर हमें ये बात पता है कि जब हम 8 मार्कर अटेम्प्ट करते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन and then we have to create two main paragraphs in this answer and there is no need to write a conclusion. पेपर 2 की बात हो रही है. पेपर 2 के अंदर हमारे पास जब भी 8 मार्कर होगा तो वी हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन. क्या डिफाइन करूं इंट्रोडक्शन में? Analyze two non-financial motivators that FF could use to motivate its fruit pickers. So क्या इंट्रो में क्या डिफाइन करूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई कीवर्ड है जिसको हमें डिफाइन करना होगा. So what should I define in this introduction paragraph? What do you think? What should I define? इंट्रो में हमें क्या डिफाइन करना चाहिए? मोटिवेशन. यस, गुड गुड. क्योंकि मोटिवेशन हमें प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी जिसका मुझे 1 मार्क तक मिल सकता है. तो प्रॉपर हाई क्वालिटी डेफिनेशन. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मोटिवेशन ही सही रहेगा क्योंकि मोटिवेशन इज द की वर्ड दैट कैन इजीली बी डिफाइंड और वो 1 मार्क मुझे मिल सकता है. तो प्रॉपर हाई क्वालिटी डेफिनेशन दूं ताकि इंट्रोडक्शन का मार्क्स लूज नहीं कर सकते हैं. सही है, याद रखना इंट्रोडक्शन में इतनी अच्छी क्वालिटी की डेफिनेशन देना कि वो आपको मार्क्स फ्री का जो नॉलेज मार्क है वहां से तो मिल जाए. और नाउ आई हैव टू राइट टू मेन ways in which I can non-financially motivate my fruit pickers. So what are the different non-financial motivators that can be used? Ideas दें जरा, suggestions दो कि क्या करें ऐसा इनको खुश करने के लिए भाई. फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हैं जिसमें फ्रूट पिकर्स हैं. वैसे फ्रूट पिकर्स को किस तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स देंगे और बताएं ऑप्शंस. आई वांट आंसर्स, आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट. ऐसे नहीं करें. बताओ क्या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू मोटिवेट एम्प्लॉइज. ऐसा क्या करें? ट्रेनिंग्स ऑफर कर सकते हैं ताकि स्टाफ को सीखने का मौका मिले, कुछ नया सीखें. गुड. डेलीगेशन कर सकते हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थोड़ी पास कर सकते हैं ताकि वो अपने एरियाज के खुद से फैसले करेंगे तो शायद वो ज्यादा मोटिवेटेड होंगे. गुड. एंड एनीथिंग एल्स दैट कैन बी यूज टू नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट द एम्प्लॉयज. डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे जा सकते हैं. गुड. क्योंकि अभी हम ऑटोक्रेटिक पे हैं तो हम थोड़ा अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज कर लें, मैनेजमेंट स्टाइल. maybe we can be more democratic so we can actually consult the employees before taking decisions. And if I'm actually consulting them, if I'm doing two-way communication, then employees may start to feel more respected as their opinions will also be considered. और clearly induction हम ऑफर नहीं करते हैं तो हमें शायद induction ट्रेनिंग्स या कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को एक जरा स्टार्टर मिल सके ट्रेनिंग के तौर पे. ठीक है. Now I have to select any 2 points. Job redesign. Good. I can redesign the jobs so I can just add some new tasks, some new responsibilities so that employees की job में कुछ नया काम करने को मिले तो उनको सीखने को मिले, boredom ना हो जाए, monotony ना हो जाए. Good. Good. So now I have to select any 2 points. I have to create 2 paragraphs. तो याद रहे कि हम एक पैराग्राफ में एक पॉइंट सेलेक्ट करके लिखेंगे. बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताने होते हमें. कोई एक पैराग्राफ के लिए एक पॉइंट सोचना होगा, सेकंड पैराग्राफ के लिए सेकंड पॉइंट सोचना होगा. वो पॉइंट सोचूं जिसके ऊपर मैं डिस्क्रिप्शंस और एक्सप्लेनेशंस अच्छी लिख सकूं. इट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द राइट पॉइंट, इट इज अबाउट trying to explain that point. Points का पता होना is not a big deal. Let's say if I feel like it in the first paragraph I'm going to write about trainings, in the second paragraph I'm going to write about job redesign. अब मैंने ये 2 पॉइंट्स अगर सेलेक्ट कर लिए तो अब मुझे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ 1 के अंदर
मुझे ट्रेनिंग समझाना चाहिए और पूरे पैराग्राफ 2 के अंदर मुझे जॉब रीडिजाइन समझाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सब मिक्स प्लेट कर दूं और फिर सारा खिचड़ी पका दूं, ऐसा नहीं करेंगे। लिखने से पहले हम आंसर अपना प्लान करेंगे, ताकि जब हम लिखना स्टार्ट करें तो हमारा माइंड कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट पैरा में वी आर एक्चुअली गोइंग टू राइट अबाउट ट्रेनिंग्स, एंड इन द सेकंड पैराग्राफ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट जॉब रीडिजाइन। एंड अगेन आई विल रिपीट दिस पॉइंट, ये बात सुनने में आसान है लेकिन ये बात मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कि पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में मेन गेम है। अगर मुझे ट्रेनिंग का पॉइंट क्लिक हो रहा है तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, हर स्टूडेंट को पॉइंट क्लिक हो जाता है। हाँ, अब इस ट्रेनिंग को मैंने डिस्क्राइब कितना अच्छा किया, उस पे एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी की, उसको मैंने कितना केस से कनेक्ट करके बात की, और कितनी अच्छी मैंने इसमें बिजनेस टर्मिनोलॉजीज यूज की, द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस दैट आई गिव, the quality of explanation that I give, that is what is rewarded. It is not just about knowing the right point, it is about how well you explain that point, how well you analyze that point, because ट्रेनिंग के बारे में कंटेंट क्वालिटी कैसी है वो मैटर करता है। सही है, तो मैं वो पॉइंट सेलेक्ट करूं जिसकी मुझे एक्सप्लेनेशन अच्छी आती हो, नॉट बिकॉज के कोई पॉइंट इजी है या मुश्किल है। ऐसा नहीं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सोचते हैं कि लिखते लिखते कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट लिख दें और पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज लिख दें जो किसी ने सोची ना हो, और एग्जामिनर तो तालियां बजाना शुरू कर दे, भाई ऐसा पॉइंट लिख दूं ऐसा नहीं होता। अ सिंपल पॉइंट but very well explained, a simple point but very well explained, that is what is needed by the examiner. Okay, so don't just be like over confident कि भाई पता नहीं क्या कर देंगे। सीधा सीधा लिखें, आसान सी बात लिखें, लेकिन एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है मेनली। राइट, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा सा आंसरिंग तेज रखूंगा, मेन फोकस करना कि स्ट्रक्चर हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉइज, motivation is the willingness of employees to work hard, motivation is the willingness of employees to work hard towards the objectives of towards the objectives of an organization. Motivation is the willingness of employees to work hard towards the objectives of an organization. FF can use various non-financial motivators FF can use various non-financial motivators to improve the existing motivation levels. To improve the existing motivation levels. फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट मेन पैराग्राफ, थोड़ी सी राइटिंग स्पीड फास्ट रख रहा हूं, ठीक है। वन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स one of the non-financial motivators that can be used one of the non-financial motivators that can be used by FF is to introduce the training opportunities for the fruit pickers ये मैंने अपना पॉइंट स्टेट कर दिया। अब मुझे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, और आइडियल ये होगा कि ट्रेनिंग का जो वर्ड है, ट्रेनिंग के बारे में लिख रहे हैं तो ट्रेनिंग की जो डेफिनेशन होती है ना, बुकिश डेफिनेशन,
जैसे बेसिक डेफिनेशन होती है, trainings are the learning opportunities being given to the employees so they can develop their skills. Proper definition, जो definition होती है वो definition में आंसर में लिख सकता हूँ, थोड़ा सा चाहूँ तो उसको कॉन्टेक्सचुअल बना दूं, थोड़ा केस से कनेक्ट कर दूं, लेकिन जिस पॉइंट के बारे में लिख रहा हूँ ना, उस पॉइंट की डेफिनेशन अगर मेरे माइंड में चल जाए तो मैं वही वर्ड्स जो जनरली डेफिनेशन में यूज होते हैं वही वर्ड्स यूज कर सकता हूं व्हेन राइटिंग माय आंसर्स, सो दिस कैन एक्चुअली हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी। लेट्स से फुल स्टॉप के बाद these are these will be the learning opportunities that can be offered. These will be the learning opportunities that can be offered so the fruit pickers can themselves develop themselves. This is mainly because this is mainly because no induction is currently offered. This is mainly because no induction is currently offered to them. Therefore, they might not be very well adjusted. Therefore, they might not be very well adjusted with their work. Might not be very well adjusted with their work. Introducing the training programs. Introducing the training programs will make them feel more respected. The training programs will make them feel more respected. Make them feel more respected, fulfilling their esteem needs. Fulfilling their esteem needs will make them feel more respected. Fulfilling their esteem needs, और esteem needs के आगे चाहे तो हम theorist का नाम भी लिख सकते हैं, अब्राहम मैस्लो ना. Fulfilling their esteem needs, leading to an improvement in the existing motivation. Leading to an improvement in the existing motivation levels. Leading to an improvement in the existing motivation levels. देखो इस पैराग्राफ में ना मैं तुम्हें एक जरा टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ, सुनो. बहुत केयरफुली सुनना, चाहो तो नोट्स बना लो, ये बहुत काम आएंगी बातें. कि जब भी हम पेपर 2 में एक पैराग्राफ बनाते हैं, अब देखो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा एक प्रॉपर जो पैराग्राफ बनाया है ना, ये तुम्हारे सामने जो पूरा पैराग्राफ नजर आ रहा है, फर्स्ट मेन पैराग्राफ. अब जब भी कोई पैराग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम उस पॉइंट को क्या करते हैं, स्टेट करते हैं. ये जो ग्रीन से तुम्हें नजर आ रहा है
ये मैंने सबसे पहले अपना पॉइंट स्टेट किया है। स्टेट करने का मतलब होता है कि सबसे पहले मुझे ये बताना होता है एग्जामिनर को कि जो मेरा पूरा पैराग्राफ होगा वो किस पॉइंट पे बेस्ड होगा। सो फर्स्ट आई स्टेट माय पॉइंट, देन आई ट्राई टू देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट। कि क्या, एक सेकंड, कि सबसे पहले मैंने पॉइंट स्टेट किया, उसका बेसिक बुकिश मीनिंग समझाया, और तीन वर्ड्स हैं जो तुम्हें याद रखने, तीन वो वर्ड्स हैं जो तुम्हें याद रखने। क्योंकि जब भी मैं पॉइंट स्टेट करता हूँ, स्टेट करने के बाद जब मैं उसका बुकिश मीनिंग समझाता हूँ, डायरेक्ट केस में नहीं चला जाता। देखो, पहले पॉइंट स्टेट करने के बाद इसका ये बुकिश मीनिंग समझाते हैं थोड़ा सा, और फिर तीन वर्ड्स हैं जो तुम्हें याद रखने जब भी एनालाइज करना होता है ना। क्योंकि एनालाइज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 8 मार्कर क्या होता है, ये एनालाइज। जब भी हम एनालाइज करना चाहते हैं या एनालिसिस के मार्क्स लेना चाहते हैं, तो तीन वर्ड्स हैं जो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं, और वो पहला वर्ड है उसमें से बिकॉज। पहला वर्ड ये बिकॉज, दूसरा वर्ड जो है देयरफॉर, और तीसरा जो वर्ड है वो है लीडिंग टू। तीन वर्ड्स हाउ एवर भी हो सकता है, लेकिन जो मेन तीन वर्ड्स हैं जो हमारी डिक्शनरी में फीड होने चाहिए, फीड मतलब कॉपी पेस्ट करके अपने माइंड में बहुत दफा पेस्ट कर दो, कि कोई भी पॉइंट लिखूंगा तो बिकॉज, क्यों आप ये बात लिख रहे हो, क्यों ट्रेनिंग ले आए, क्योंकि अभी करंटली कोई हमने इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफर नहीं की है। फिर अगर ट्रेनिंग हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, देयरफॉर। एंड फिर उसके अल्टीमेट क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे यूं समझो, कहीं पे लिख लो कि जब भी आपको एनालिसिस करना होगा, तो एनालिसिस के लिए जो तीन मेन वर्ड्स, बिकॉज ऑफ, देयरफॉर, लीडिंग टू, ये वो तीन वर्ड्स हैं जो आप अपनी माइंड में फीड कर लो, BTL। ठीक है, बिकॉज ऑफ, देयरफॉर एंड लीडिंग टू। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है लाइक कॉज ऑफ दैट पॉइंट, बेसिकली क्यों आप ये कह रहे हो। देयरफॉर का मतलब होता है द इम्पैक्ट ऑफ दैट पॉइंट, द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दैट पॉइंट, कि अगर ट्रेनिंग लेकर आने की जरूरत है, क्यों लाने की जरूरत है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, और फिर उसके अल्टीमेट उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बिजनेस को फेस करने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं कॉज, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो कॉज, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस है, ये मार्किंग स्कीम के वर्ड्स होते हैं बेसिकली, जिसको इजी रखने के लिए तुम याद रख सकते हो कि कभी भी कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो सबसे पहले उस पॉइंट को स्टेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका हम बुकिश मीनिंग समझाएं, मीनिंग समझाने के बाद उसका बिकॉज, उसका देयरफॉर और उसका लीडिंग टू समझाने की हमारी प्रैक्टिस हो। तो दैट्स हाउ आई कैन डेवलप माई पॉइंट वेरी वेल. That's the trick that will help you to develop your point very well. If I write then another point, then you'll understand it better. So let's start another paragraph. You'll now you just focus on how are we writing it. ठीक है, देखो फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, फुल स्टॉप बाद another strategy, another non-financial motivator, another non-financial motivator that can be used by FF, another non-financial motivator that can be used by FF to motivate the fruit pickers. Another non-financial motivator that can be used by FF to motivate the fruit pickers is to introduce job redesign, is to introduce job redesign. ये मैंने अपना पॉइंट कर दिया स्टेट। अब मुझे इसका थोड़ा सा बुकिश मीनिंग समझाने आना चाहिए जॉब रीडिजाइन का। जॉब रीडिजाइन का मतलब होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई एक्स्ट्रा टास्क, कोई वैरायटी ऑफ टास्क ऐड करते हो,
This means that the new variety of tasks can be added. New variety of tasks can be added to the job descriptions of fruit pickers. New variety of tasks can be added to the job description of the fruit pickers. This is because क्यों जॉब रीडिजाइन करने की जरूरत है? दिस इज बिकॉज क्यों जरूरत है मुझे बताएं भाई. दिस इज बिकॉज क्योंकि इसने लिखा था ना कि नो इनकरेजमेंट ऑफ मल्टी स्किलिंग. केस में इसने बताया था कि एम्प्लॉयज को हम बहुत ज्यादा मल्टी स्किलिंग में नहीं रखते तो उनको बुरा लगता है शायद. दिस इज बिकॉज currently this is because currently multi skilling is not much encouraged, which is not liked by the employees. And if is not liked by employees, and if new variety of work is added, and if new variety of work is added, the employees will have a chance. The employees will have a chance to minimize the chances of boredom, will have a chance to minimize the chances of minimize the boredom in their work. Therefore, it can make them feel therefore it can make them feel more challenged, क्योंकि नया काम करने को मिलेगा तो they will feel more challenged, leading to an improvement in their motivation levels, which might also lead to lower labor turnover for FF. Leading to an improvement in their motivation levels, which might also lead to the lower labor turnover for FF. Another non-financial motivator that can be used by FF to motivate the fruit pickers is to introduce job redesign. This means that new variety of tasks can be added to the job description of fruit pickers.
This is because currently multi-skilling is not much encouraged, which is not liked by the employees. And if new variety of work is added, the employees will have a chance to minimize the boredom in their work. Therefore, it can make them feel more challenged, leading to an improvement in the motivation levels, which might also lead to lower labor turnover for FF. So yeah, proper paragraph. You state your point, then you try to explain the book of that point, and then you try to write because of, therefore, and what ultimate consequences it can have for an organization. This is how you write 8 marker question, 8 marker. ठीक है, कॉपी कर लें.